Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. डायबिसिटी, ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी। लेकिन डॉक्टर्स आजकल इसके बारे में खूब बात कर रहे हैं। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हम सबकी नज़रों के ठीक सामने होने के बावजूद छुपा हुआ है। डायबिसिटी कोई नई बीमारी नहीं है, वेट गेन और डायबिटीज़ के बीच की कड़ी है। हम में से कई लोगों को लगता है कि तोंद होना एक आम बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान फिट नहीं दिखता। लेकिन असल में ये एक मेटाबॉलिक वार्निंग है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। कैसी वार्निंग, सब बताते हैं। वजन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ता है, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबिका टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, SGPGIMS, लखनऊ से। ललन टॉप के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर, सोवन हार्मोन क्लिनिक, देहरादून से। ललन टॉप के ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर सुचित्रा यादव, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अक्षत रिट्रीट, जयपुर से। ललन टॉप के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर अंबिका, मेरा पहला सवाल आपसे है, आजकल हम लोग ये शब्द डायबिसिटी बहुत सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या ओवरवेट होने को हम आजकल डायबिसिटी बोल रहे हैं? तो जैसे कि वो वर्ड अपने आप में कहता है डायबिसिटी, वो दो वर्ड से बना है, डायबिटीज और ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी कि मोटापा। तो ये शब्द इसलिए बनाया गया है कि एक लिंक देखा गया है जो कि डायबिटीज और ओबिसिटी यानी मोटापे में पाया गया है। देखा गया है कि जो लोग ओवरवेट, ओबीस या जिन्हें मोटापा होता है, उन्हें डायबिटीज होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। और ये स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें पेट के आसपास जो मोटापा होता है, जो हम एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस से नाप सकते हैं, उन लोगों में देखा गया है कि डायबिटीज ज्यादा होती है। इसलिए ये एक शब्द डायबिसिटी बनाया गया है इसकी लिंक को बताने के लिए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक लिंक है, बट हर व्यक्ति जिससे मोटापा है उसे डायबिटीज या डायबिसिटी है यह जरूरी नहीं है। दूसरी चीज हमें ये समझना जरूरी है कि डायबिसिटी का मतलब सिर्फ वजन ज्यादा नहीं होना। डायबिसिटी का मतलब है कि जो लोग जिन्हें मोटापा है और उसके वजह से उन्हें कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि धीरे धीरे उनके अंदर से शरीर के अलग अलग अंग को अफेक्ट कर रहे हैं, उसे डायबिसिटी कहा जाता है। ओके, डॉक्टर सोनल, अगला सवाल मेरा आपसे है। कुछ लोग ओवरऑल वेट गेन करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में दुबले लगते हैं पर उनकी तोंद होती है यानी बेली होती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या हर तरह का वेट गेन खतरनाक है या फिर कुछ खास तरह का वेट गेन ऐसा है जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो तरह के मोटे लोग होते हैं। एक होते हैं मेटाबॉलिकली हेल्दी और एक होते हैं मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो जिनके पेट पर ज्यादा फैट जमा होता है, जो कि विसरल फैट या सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो लोग मेटाबॉलिकली अनहेल्दी होते हैं, भले ही उनका बाकी शरीर मोटा ना हो। इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिकली अनहेल्दी नॉन ओबीस लोग। तो जो दूसरी कैटेगरी होती है, अगर उसका मोटापा है पर पेट पे ज्यादा मोटापा नहीं, ओवरऑल मोटापा है, तो वो इतने मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो ये जरूरी नहीं होता है। तो वेट गेन भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर हुआ है। बॉडी फैट में डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, वेट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है कि वेट कहाँ पर है। तो दो तरह के जो फैट होते हैं, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। इसमें जो विसरल फैट होता है पेट पर होता है, जो पेट के सारे ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड जमा होता है, लिवर के अंदर जमा होता है, और इसके द्वारा इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो भी सारे के सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कॉम्पोनेंट्स, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पैदा होते हैं। इसलिए पेट का जो वेट होता है, जो वहां का फैट होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। डॉक्टर सुचित्रा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। जो हम लोग अभी पेट की चर्बी की बात कर रहे हैं, तोंद यानी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, तोंद होना एक मेटाबॉलिक वार्निंग यानी खतरे की घंटी क्यों मानी जाती है? अगर आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए।
देखिए, जब भी पेट पे चर्बी जमा होती है तो शरीर के जो दो मुख्य ऑर्गन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लीवर और पैंक्रियाज, तो उनके सराउंडिंग्स में फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि शरीर में इंसुलिन तो सही मात्रा में बन रहा है, लेकिन सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, और ये सारी चीजें बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ सकता है। डॉक्टर अंबिका, अगर कोई इंसान बीमार महसूस नहीं कर रहा है, उसे कोई लक्षण ही महसूस नहीं हो रहे, तो भी क्या ऐसे इंसान को डायबिसिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और ये लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बार हमसे पेशेंट आते हैं, मैं कहूँगी अक्सर आते हैं, रोजाना पेशेंट आते हैं कहकर कि हमें तो कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, क्या हो गया अगर हमें हमारा वेट ज्यादा है, हमें मोटापा है या फिर हमें डायबिटीज है, हमें तो अभी डायबिटीज से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, ये तो बस एक रिपोर्ट में आ गया है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जब डायबिटीज होती है, यानी कि शुगर बढ़ता है या फिर वेट ज्यादा होता है, मोटापा होता है, तो शुरुआत में उसके कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस नहीं होंगे ज्यादातर। जब शुगर एक स्तर से ऊपर चला जाता है तभी उसके सिम्टम्स, जैसे कि प्यास लगना, ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा मात्रा में पेशाब होना और थकान होना, ये बहुत बाद में जाकर आते हैं। पर जब आपको पता चल जाए, जो हम कहते हैं कि जल्दी जांच कराना शुगर की, जिन्हें मोटापा है उन्हें अपना शुगर का, लिवर का, कोलेस्ट्रॉल का सारी जांच कराना, हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए, जिससे हम इसका जो प्रोग्रेशन है, जो ये आगे बढ़ के और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, उसका रोकथाम कर सके और हम उसका इलाज कर सके, जिससे कि जो थोड़ा भी शुगर बढ़ा हुआ होता है, वो जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे लिवर को, हार्ट को, किडनी को डैमेज कर सकता है, वो डैमेज से हम बच सके। डॉक्टर सोनल, जब हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है, ठीक से काम नहीं कर पाता, तब क्या शरीर इसके कुछ इशारे देता है, कोई लक्षण देता है? और मैं चाहती हूँ अगर आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये भी समझा दें कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इसका ठीक से काम करना ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म वो होता है जो शरीर की सारी प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि वो किस तरह से इफेक्टिवली चलेगी। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो शरीर की जो एनर्जी कंजम्पशन और प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड मेटाबॉलिज्म स्लो होने पर बहुत सारे संकेत होते हैं। एक संकेत ये होता है कि कम खाना खाकर भी वेट गेन होना, तो पेशेंट यही कंप्लेन करेंगे कि हम कुछ खाते नहीं है फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है, या बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो बहुत डिफिकल्टी से वेट लॉस होना, कम खाकर भी वेट गेन हो रहा है, खासकर बेली फैट बढ़ जाना, सारा का सारा फैट जो है, सेंट्रल ओबेसिटी जो हमने अभी बात की, उस पर ज्यादा का जमा हो जाता है। फटीग लगना, सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई, पूरे दिन बहुत फटीग लगना, बॉडी पेन्स होना, जॉइंट पेन्स होना, पतली स्किन, त्वचा जो होती है वो पतली हो जाती है, हेयर फॉल या हेयर थिनिंग हो जाती है। इसके साथ ही मूड स्विंग्स, मसल लॉस होना, मसल मास जो होता है वो लॉस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स पहले ही दिखने लग जाते हैं जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। और डॉक्टर सुचित्रा, क्या हर वो इंसान जिसकी तोंद है उसे डायबिटीज का रिस्क है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तोंद होती क्या है। तोंद अगर हम भारतीय लोगों में बात करें तो सुबह जब हम खाली पेट नापते हैं, सुबह उठते ही अगर हम नाभि के लेवल पे नापे खाली पेट, तो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा पुरुषों में और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा महिलाओं में अगर वो है तो हम उसे कहते हैं कि वो सेंट्रल ओबेसिटी है, मतलब कि आपकी तोंद है। तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है, मतलब कि इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करने की प्रॉब्लम होती है सेल्स में, तो उससे डायबिटीज एब्सोल्युटली रिस्क, तो हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज का एब्सोल्यूट रिस्क है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर और होते हैं साथ में जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, जैसे कि आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में डायबिटीज है, या आपका सेडेंटरी बिहेवियर है, मतलब आपकी सप्ताह में 150 सेंटीमीटर, आप सप्ताह में 150 मिनट से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, मतलब कि आप 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं, या फिर आप लेट सोते हैं, लेट जगते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। सिर्फ अकेली तौन होने से ये जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज होगी ही होगी, इससे आपका रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे कंफर्मेशन नहीं। और डॉक्टर अंबिका, हम लोग अक्सर बीमारियों के लिए अपनी जो जीन्स हैं उनको दोष देते हैं। अब अगर किसी के परिवार में डायबिसिटी की हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या इसे बचने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है।
मैं ये कहूंगी कि जीन्स एक रिस्क फैक्टर है, बट जो फाइनल फैसला होगा कि आपको डायबिटीज होगी, डायबिसिटी होगी या नहीं होगी, वो आपका लाइफस्टाइल निर्धारित करता है। लाइफस्टाइल यानी हम पूरा हमारा दिनचर्या कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हम कुछ भी व्यायाम यानी एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। और आजकल हम बहुत देख रहे हैं, ये रिसर्च में भी देखा गया है और हम लोग अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि अगर परिवार में जैसे किसी के मम्मी या पापा को 50 साल की उम्र पे जाके डायबिटीज हुआ था, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उनमें 35 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज, इतनी एज पर डायबिटीज हो रहा है। और इसका मेन कारण यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। एक टाइम पे जब हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े लोग, वो लोग बहुत ज्यादा काम अपने आप करते थे, तब इतना ज्यादा कार्स नहीं होती थी, बाइक्स नहीं होती थी, वो लोग बहुत चलते फिरते भी थे और वो लोग बहुत मेहनत करते थे, इसलिए भी एक सर्टेन लेवल तक ये डायबिटीज और ओबेसिटी कंट्रोल रहता था। अभी हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो गया है, हमारा एक्सरसाइज व्यायाम कम हो गया है, हमारा खान पान बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। इसकी वजह से ये डायबिटीज बहुत जल्दी हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पाए तो हम इसे होने से रोक तो नहीं सकते, पर डिले बिल्कुल कर सकते हैं। और डॉक्टर सोनल, अगर किसी को सेंट्रल ओबेसिटी है तो क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? और प्लीज साथ ही ये भी समझा दीजिए कि ये सेंट्रल ओबेसिटी होती क्या है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जो सारा फैट है मोस्टली पेट के एरिया में रहता है, जो वेस्ट बोलते हैं, कमर जो होती है वो उसका घेरा बढ़ जाता है, जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं वेस्ट सरकमफेरेंस के द्वारा। और इसको बिल्कुल रोकथाम करी जा सकती है इसकी। अगर माइल्ड टू मॉडरेट सेंट्रल ओबेसिटी है, बहुत कम स्तर पर है, वो तो पूरी तरीके से ठीक भी की जा सकती है। सिवियर वाले में थोड़ा सा रोकथाम करके कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म करना उसको थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जानना जरूरी है कि जो विसरल फैट होता है, जो एक एरिया होता है फैट पेट के अराउंड होता है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक ऑर्गन की तरह मेटाबॉलिकली और एंडोक्राइनोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गन, मतलब जिसमें से हॉर्मोन्स भी निकल रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकल रहे हैं। तो वो एक एक्टिव ऑर्गन है, जिस तरह से वो बनता है उसी तरह से वो चल सकता है। जल्दी अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें प्रभाव भी देखने में आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 5 to 10% वेट लॉस करने से भी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव जो ऑर्गन है, जो कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। विसरल फैट कम होने से डायबिटीज की रिस्क घट सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसके कंपोनेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, फिर कार्डियक रिस्क जो होती है, हार्ट की रिस्क, वो सब बढ़ना, ये सब कुछ रिस्क घट सकती है अगर वेट लॉस किया जाए। जिसके मेन तरीके होते हैं कि आप विसरल फैट घटाने का मेन तरीका ये होता है कि आप हाईली रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करें, टोटल कैलोरी इंटेक को कम करें और एक्सरसाइज को बढ़ाएं। एटलीस्ट एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें कि मसल इंप्रूवमेंट होता है, वो सब ऐड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप आधे घंटे पर डे भी एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें विसरल फैट को कम करने में बहुत मदद मिल सकती है एंड सारे रिस्क फैक्टर्स आप कम कर सकते हैं इजीली। और डॉक्टर सुचित्रा, सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने में या इस दौरान लोग कौन सी आम गलतियां करते हैं? देखिए, सेंट्रल ओबेसिटी को कम करते दौरान पेशेंट्स क्या है, क्रैश डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब कि वो अपना डाइटरी इंटेक बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स का कैलोरी इंटेक पर डे का 1200 किलो कैलोरी से भी कम हो जाता है। जब इतना कैलोरी इंटेक कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, 15 से 20% मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस होना लग जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। तो क्रैश डाइट कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने देखा है कि पेशेंट्स काफी बार सिर्फ रनिंग पे या जॉगिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं या सिर्फ साइकिलिंग करते हैं, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं करते। तो जब भी आपको सेंट्रल ओबेसिटी कम करनी है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करनी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है वो एक्सरसाइज जो आप अगेंस्ट वेट कर रहे हैं। थर्ड, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं पेशेंट्स की, आप क्रंचेस कर लीजिए, आप एब्स की ये वाली एक्सरसाइज या ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे आपका फैट कम हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर ली और आपका फैट, एब्डोमिनल फैट कम हो जाएगा। पूरी बॉडी का जब फैट कम होता है तभी आपका पेट का फैट भी कम होता है। इसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लस एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से आपका पेट का फैट कम हो जाएगा। और डॉक्टर अंबिका, स्ट्रेस
ये जो हमारी बेली डायबिटीज वाली पूरी साइकिल है, इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? तो जब हमें लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसका नाम की कोर्टिसोल होता है, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये कोर्टिसोल बहुत सारे काम करता है। उसमें से एक होता है जो हम अभी बहुत ज्यादा बात कर रहे थे जिसके बारे में, कि वो चर्बी को पेट में ज्यादा जमा करा देता है। और हमने अभी बार बार ये सुना कि जब बहुत ज्यादा चर्बी पेट और उसके आसपास ऑर्गन्स के पास जमा हो जाती है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही है। इंसुलिन का काम होता है जो भी हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है उसे एक तरह डिस्पोज ऑफ कर देना। तो जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती है, वो ग्लूकोज को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाती है, उससे शुगर बढ़ती है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। फिर शुगर बढ़ती है, फिर ये एक तरीके का अपने आप में स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस होता है और कोर्टिसोल बनता है और बेली फैट जमा होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि एक ये विशियस साइकिल बन गई है, स्ट्रेस और बेली डायबिटीज। ओके, एंड डॉक्टर सोनल, क्या आप हमारे ऑडियंस को ये समझा सकती हैं कि वो घर में किस तरह के चेक्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज घर में जो चेक करेंगे आप, तो क्या होगा कि आप पहले से ही उसको सतर्क होकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो रेड फ्लैग को क्रॉस कर रहा है क्या, और अगर कर रहा है तो आप उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। क्योंकि जो प्रिवेंशन होता है वो हमेशा बेटर होता है क्योर से। आप फर्स्ट चेक करिए अपना वेट को, जो कि रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए, आइडियली एवरी वीक, या फिर अगर आप नॉर्मल वेट में हैं या अंडर वेट में हैं तो एवरी मंथ आप चेक करिए। पर अगर ओवरवेट साइड पे हैं तो एवरी वीक एक टाइम बना लीजिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग नाश्ते के पहले होना चाहिए, एंड तब आप वो वेइंग स्केल पे वेट करके आप नोट कर लीजिए। अगर आपका रैपिड वेट गेन होगा तो ये रेड फ्लैग होता है। मतलब रैपिड वेट गेन उसे बोलते हैं 5 kg वेट लॉस इन वेट गेन इन 1 ईयर, तो उसे हम रैपिड वेट गेन बोलते हैं। दूसरा चेक करना है आपको अपनी वेस्ट सर्कमफरेंस, जिसके लिए आपको एक सिंपल मेजरिंग टेप चाहिए ऐसा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट पसली होती है, जो पसली की हड्डी होती है, वहां से लेके हिप बोन के बीच में, बिल्कुल बीच में आपको ये टेप रखना है। एंड आपको ये कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, बस यही आपको चेक करना है। एंड आपको वेस्ट सर्कमफरेंस नोट करके वो भी एक डायरी में नोट करते रहना है। एटलीस्ट एवरी मंथ आप नोट करिए वेस्ट सर्कमफरेंस। जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनके अंदर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वेस्ट सर्कमफरेंस है तो ये रेड फ्लैग, ये विसरल ओबेसिटी दर्शाता है, जिसकी हम हमें बात कर रहे हैं। विसरल फैट की अधिकता दर्शाता है। और अगर मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये अगेन सेंट्रल ओबेसिटी दर्शाता है। तो ये आप फिगर्स भी नोट कर सकते हैं, 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तीसरी चीज आपको देखनी है ब्लड प्रेशर, जो कि 35 प्लस लोगों को रेगुलरली देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। 130/85 से ऊपर ब्लड प्रेशर है तो आप इसको तुरंत ही अपने डॉक्टर से आप परामर्श कर सकते हैं। चौथा चीज आपको देखनी कि आपकी गर्दन के पीछे की त्वचा काली तो नहीं हुई। अगर वो त्वचा काली हो रही है या आपको स्किन टैग्स हो रहे हैं, जो छोटे छोटे अगर नए बहुत तेजी से मस्से निकलते हैं, मस्से टाइप एक स्किन टैग्स बोलते हैं, वो हो रहा है, त्वचा का कालापन हो रहा है बगल में या नेक के पीछे, वो भी एक रेड फ्लैग होता है। उसे एक्एंथोसिस कहते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा मार्कर होता है। तो ये चेक्स आपको घर पे कर लेने हैं, जो रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग लैब की आप करा सकते हो। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो भी 35 प्लस अगर आप हो, वो होते हैं लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर, HbA1c, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि हम उसमें SGPT देखेंगे कि आपको फैटी लिवर या कुछ और तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से ये आप बेसिक चीजें, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये ईयरली आप करा सकते हो। तो ये चीजें आप अपने लेवल पे घर पे कर लेंगे तो आपको पहले ही पता रहेगा कि हम सेफ जोन में हैं या हम रेड फ्लैग जोन में जा रहे हैं, और कब हमें इंटरवेंशन की जरूरत है, जैसे कि मेडिकल कंसल्टेशन या डाइट, एक्सरसाइज। वैसे भी रेगुलर लाइफस्टाइल अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप रेड फ्लैग को क्रॉस नहीं करोगे, या कर चुके हो तो वापस भी आ सकते हो। डॉक्टर सुचित्रा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, मेरे दर्शकों को एक यही एडवाइस है कि जो आपकी तोंद है, जो आपका पेट पे फैट है, वो सिर्फ आपके लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो जब भी आप अपने पेट को कम करने की सोचें तो आप सिर्फ लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, आप ये सोचें कि आप अपनी बहुत सी बीमारियों का रिस्क कम कर रहे हैं अपने पेट को कम करके। दूसरा कि जब भी आप पेट को कम करने की सोचें तो आप धीरे धीरे करिए, एक साथ क्रैश डाइट फॉलो ना करिए, कि जिससे कि आप
का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। जब भी आप पेट कम करने की सोचें तो आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन कीजिए। इसके अलावा प्रोटीन अच्छा रखिए, प्रोटीन 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी का रखिए। रोज अच्छे से नींद लीजिए 7 से 9 घंटे की, और टाइम से सोइए। और बाहर का खाना जितना हो सके, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जैसे ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चीजें या तली हुई चीजें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सप्ताह में 150 मिनट कम से कम एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा 3 दिन सप्ताह में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर कीजिए, मतलब कि वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो जरूर कीजिए। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंसिव पूरा प्लान फॉलो करेंगे, तब आप अपना पेट का फैट जरूर कम कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर सुचित्रा, डॉक्टर सोनल एंड डॉक्टर अंबिका। आपने हमें ये बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तोंद होना या फिर शरीर पे ज़्यादा वजन होना ये सिर्फ एक वैनिटी इशू नहीं है, ये सिर्फ दिखने दिखाने की बात नहीं है, ये सेहत के लिए भी ख़तरनाक होता है और इससे डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों का रिस्क कैसे बढ़ता है। आई एम श्योर हमारा ऑडियंस भी इस बात पर ध्यान रखेगा और आपने जो टिप्स दी उन्हें फॉलो करेगा। शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।